My name is Ravi Kumari and I am a teacher of RP Public School, and today we are going to start class 8 Civics, the Indian Constitution Key Features. इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है इसके ऊपर जितने भी थे। अभी हम की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की फीचर्स बनाए हैं। ठीक है, इस सब को पढ़ने से पहले हम लोग उस टाइम की बात करेंगे जब हम क्या थे, स्ट्रगल में था। इंडिया जब ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश के रूल में था। ठीक है, जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में थे उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ब्रिटिश का रूल फॉलो करना पड़ता था। ब्रिटिश जितनी भी रूल्स बनाए सारे उन्हें फॉलो करनी ही पड़ती थी, वो सारे रूल्स उन पर थोप दिया करते थे। बहुत स्ट्रगल का टाइम था उस टाइम पे इंडिया के लिए, बहुत स्ट्रगल में थे। उनके साथ समानता नहीं हो रही थी, इनइक्वालिटी की जा रही थी, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, है कि नहीं। तो जब ये सब मोमेंट चल रहा था, ये जो टाइम था वो 20th सेंचुरी था। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उस टाइम पर नेशनल मूवमेंट था 20th सेंचुरी में जब ये हुआ था हमारे साथ। ठीक है, उस टाइम पे जब ब्रिटिश का शासन था, इंडिया उनके अंडर में था, उनकी बातें फॉलो करता था। हमारा इंडिया का उस टाइम तक कोई संविधान, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं था। तब हम सिर्फ ब्रिटिश के अंदर में थे, उसके गिरफ्त में थे। ठीक है, अब जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन उनके उसमें थे तो जो इंडियंस लोग थे वो जब ये सब देखते थे तो वो सब अपने में सोचते थे कि जब हमारा इंडिया फ्री होगा, जब हम फ्री होंगे तो एक अच्छा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सबके साथ समानता होगी, इक्वालिटी होगी, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, सब समान होंगे। पीपल जब उनके अंडर में थे तब ये सब सोचते थे। ठीक है, हर चीज उनके माइंड में आता रहता था, क्योंकि वो लोग उस दौर से गुजरे। कहते हैं ना, जब इंसान फेस करता है ना किसी चीज को तो सोचता है अब नेक्स्ट टाइम से वैसा होगा ना तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसी तरह इंडिया फेस कर रहा था उस टाइम पे, तो उनके माइंड में भी यही सब चलता था। नेक्स्ट टाइम से हमें अब ये अच्छा करना है, हम अपने देश में किसी से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 में जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते थे तो उस टाइम पे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते थे तो काफी लोग थे उनके साथ जुड़े हुए। ठीक है, एक दो करके सब लोग मिल के संविधान बना रहे थे। 1946 में 300 पीपल्स जो थे बिकम अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। 1946 में धीरे धीरे करते करते 300 लोग संविधान के लिए जुड़ चुके थे, 300 लोग जुड़े थे जो संविधान बनाने में लगे हुए थे 1946 में। ठीक है, 1946 में 300 लोग मिले हुए थे जो बनाते, काफी समय तक वो बना रहे थे, कम से कम इसमें 3 साल लग गया था उन्हें बनाते। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही टाइम लगा था। जैसे क्यों टाइम लगा था, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग थे, है कि नहीं। सबसे पहली बात, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, तो सारे डिफरेंट थी। तो किसी भी संविधान को जब बनाते हैं तो सब लोगों को रख के चलना पड़ता है कि हाँ, अगर हम ये रूल बना रहे हैं तो कौन से रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से कल्चर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हर चीज का इम्पैक्ट देखते थे कि किसी में नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है ना, हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके चलना पड़ता था, जिसकी वजह से ये सब चीजें बनाई जा रही थी। ठीक है, जब ये सब चल रहा था तो उन लोगों ने, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, जो हमारे ब्रिटिश जो थे वो उन पे शासन करते थे, तो जो हमारे इंडियंस थे वो सोचते थे कि हमें क्या चेंजेस लाना है, किस तरह का चेंजेस लाना है, इसको सोचते थे। जब ये सब हो रहा था, चेंजेस की बातें चल रही थी, उस टाइम पे एक और चीज क्या हुआ था पता है आप लोगों को, जो मेंबर्स थे असेंबली के, उन लोगों ने इस टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग रूल्स निकाला, सब चीजों का अलग अलग किया। ठीक है, तो उस टाइम पे हर चीज अलग हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ था, उसी दौरान जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की बातें चल रही थी तो उसी दौरान क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन? पार्टीशन मीन डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान में, जो कि उस सिचुएशन पे बहुत ही ज्यादा ही मतलब खराब टाइम पे पार्टीशन हो रहा था, क्योंकि उसका कंडीशन ठीक नहीं थी इंडिया की। और जो प्रिस्ली स्टेट्स आर कंफ्यूज्ड, एंड प्रिस्ली स्टेट्स जो थे वो काफी कंफ्यूज थे कि वो पाकिस्तान में जाए कि इंडिया में जाए। ठीक है, और जो हमारा सोशल था, क्योंकि जो प्रिस्ली थे ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि हमारा फ्यूचर कहाँ अच्छा होगा, तो वो ये सोच कंफ्यूज थे कि हम कहाँ जाए, इंडिया के पास जाए कि पाकिस्तान के पास जाए। तो जब ये सब हो रहा था तो वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो था बहुत वास्ट था। तो इंडिया का जो सोशल इकोनॉमिक था वो बहुत मतलब वास्ट, हर जगह से इंडिया घिरा हुआ था, हर तरह से उसको हर जगह से फंसा हुआ था। उसी टाइम पे इशू प्ले हुआ था, यहाँ पे देखिए, इशू प्ले ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स of the
Constitute Assembly as they draft the Constitution. It's mean that उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, सबसे बड़ा इशू क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इन सब को देखते हुए जो प्रॉब्लम्स जो चीजें हो रही थी, इन सब को देखते हुए यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने रूल बहुत ही सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बनाया गया, हर चीज को नोटिस करते हुए रूल बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जितनी भी कंट्रीज थी, जितने भी रिफ्लेक्ट जितना भी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो भी रिफ्लेक्ट था, सब अच्छे पढ़े थे, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर एक को देख देख के उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। इन सबको बनाया, उसके बाद से जो मतलब बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों ने ये भी देखा कि हमारे इंडिया में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, तो जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं वो बैकवर्ड में ही ना रह जाए, उन्हें आगे लेके चले, सबको साथ लेके चले, अमीर अमीर ना रह जाए, गरीब गरीब। उस टाइम में भी इन सब चीजों को काफी देखा गया, इन सब चीजों को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया, संविधान को बनाया गया और बहुत ही अच्छे से सारे लोगों को नोटिस करते हुए बनाया गया। इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं अभी आपको बताने चाह रही हूँ, हमारी उस टाइम सोशल इकोनॉमिक जो थी वो कुछ अच्छी नहीं थी अपने इंडिया की, तो उस टाइम पे इसलिए हर चीज सारी कंडीशंस को देख के कि किसी के साथ भी हम नाइंसाफी ना करें, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ऐसा संविधान बनाया गया। और संविधान बनाया गया उसके बाद से तो हमारा फर्स्ट फीचर जो है फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या है, रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। It's mean that what it's refer the existence of one more than one level। इसका मतलब ये है कि एक देश पे कई सारे गवर्नमेंट्स का हक चलता है, जैसे कि रूल्स चलते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं तो हमारे एक इंडिया में अगर देखा जाए तो होल इंडिया में तो एक गवर्नमेंट नहीं चलता है, 3 गवर्नमेंट चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पंचायत विलेज में होता है, ठीक है। हमारा जो स्टेट इंडिया, होल इंडिया में अगर कोई भी हमारा इश्यू होता है कंट्री से कंट्री रिलेटेड में, कोई भी अगर प्रॉब्लम या इश्यू होता है तो कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो देखते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा कंट्री के इश्यूज देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है अपने स्टेट्स का देखते, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी स्पेसिफिक प्लेस का, किसी स्पेसिफिक प्लेस में अगर उनके अंडर में है तो वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है विलेज में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हर विलेज में पंचायत रहता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें फेडरेशन में जो कि हमें भी समझना जरूरी था, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम क्यों किया गया, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि हर जगह एक न्यू दिल्ली हमारा जहाँ पे गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली हर जगह नजर तो नहीं रख सकते ना, हर जगह हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हर स्टेट में, हर विलेज में बनाया गया है रूल्स जिनके लिए वो हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वह हैंडल करेंगे, ठीक है। अब हमारा न्यू फीचर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब ये है डिफरेंट ट्राइब्स मतलब वही जो हमारा गवर्नमेंट है, जो डिफरेंट ट्राइब्स हमने अलग अलग तरह के गवर्नमेंट ये सब है, डिफरेंट ट्राइब्स है, ठीक है। इन सारे गवर्नमेंट्स को क्या बोल रहे, डिफरेंट ट्राइब्स को इलेक्टेड बाय द पीपल। इन्हें कौन बनाता है, इलेक्ट कौन करता है, पीपल, हम ही चुनते हैं ना उन्हें कि कौन कहाँ का बनेगा, हम इलेक्ट करते तभी वो इलेक्ट होते हैं। तो जैसे इसमें कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, बस रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन किस लेवल में क्या बनेगा। अगर हम नहीं इलेक्ट करेंगे तो वो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग ये देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पीपल, Constitution of India guaranteed universal adult suffrage for all the citizens when they are making the constitution. It's mean that कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है, संविधान ने गारंटी दिया है कि हर किसी को जो एडल्ट हो जाएंगे, 18+ हो जाएंगे, उनके पास सिटीजनशिप है, वो उनके पास वोटिंग का राइट्स है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जब बनाया तो उसने ये फील किया जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है वो हर जब यूनिवर्सल एडल्ट हो, जब उन्होंने सफर कर रहे थे, जब उस जगह स्ट्रगल से गुजर रहे थे, तो उन लोगों ने ये सोचा कि हर एडल्ट के पास राइट रहेगा, अपनी राइट, जिससे वो जाएंगे और उन्हें इनकरेज करेंगे। ये सब एक समान, अगर देखिए अगर हर किसी के पास राइट टू वोट रहेगा तो क्या क्या चीज इसमें सिंपल और इजियर हो जाती है। अमीर गरीब नहीं देखा जाता है, जो अमीर है जो गरीब है हर किसी के पास राइट है वोट्स का, है कि नहीं। जो नीचा कास्ट ऊंचा कास्ट जो भी है, लोअर कास्ट अपर कास्ट, सबके पास राइट्स है कि वो जाके अपना वोट्स दे सके। तो इसलिए इसको ज्यादा फोकस नहीं किया कि डेमोक्रेटिक बनाया गया ताकि समानता रहे सब किसी में, ठीक है। और पीपल को इलेक्टेड किया गया। और इसमें ऐसा भी है ना कि
मतलब अगर कोई चाहता है कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो तो इसमें भी रोक नहीं, हर किसी के पास राइट है कि कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन में जो खड़े होते हैं ना, उनके लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं कि ये रूल्स आपको देखने, अगर आप इन सब में क्वालिफाइड हो तो आप परफेक्ट हो, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। इन सब के भी राइट्स होते हैं जिन्हें वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को इलेक्ट करते हैं, हम किसी को अगर बनाते हैं तो वही हमारे अकाउंटेबल है। इट्स मीन हमारे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे, ठीक है। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी तो कौन हैंडल करेगा? जिन्हें हमने अपने इलेक्ट करके, रिप्रेजेंट करके हमने बनाया है, वो इलेक्ट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे मोदी जी हमारे लिए खड़े हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक ये यहाँ तक हो गया फिनिश। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर। What do you mean by? What do you understand about separation? Separation means separate. Okay. Separation of power मतलब powers को अलग अलग करना, ठीक है। According to Constitution, there are 3 organs of the states. यहाँ पे 3 ऑर्गन है अपने स्टेट्स के। स्टेट मतलब इंडिया में 3 ऑर्गन है जो बनाया गया है, सेपरेशन किया गया है अलग अलग पावर्स को। पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेचर रेफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर उन्हें हम लोग शो करते हैं, उन्हें बताया जाता है, हम उन्हें दिखाते हैं जो लोग हम इलेक्ट करते हैं, जो हम खुद इलेक्ट करते हैं, जैसे कि एमएलए, पीएम, इन लोग को हम खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अभी लेजिस्लेचर के बाद तो हमारा आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो किसके रिस्पॉन्सिबल है? पावर को इम्प्लीमेंट करने में, लॉज को इम्प्लीमेंट करने में और गवर्नमेंट की बातों को रन करने में। किसी भी तरह का अगर कोई बात होगा तो वो गवर्नमेंट की बातों को रन करेंगे। जैसे कि अगर कोई पावर बना है, मतलब कोई रूल बना है, कोई लॉ बना है, तो वो एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन करेंगे? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, पावर लॉज को रन करेंगे एंड रनिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आगे लेके जाएंगे। जिसमें आते हैं आईपीएस, ठीक है, ये लोग आते हैं, आईएएस, ये लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी सुनते ही वर्ड आता है जज, राइट। जुडिशरी, जुडिशरी का क्या काम होता है देखते हैं हम। ऑफ विच यू विल, ओके, यहाँ पे जुडिशरी of which you will more about in this refers to the system of a court in the system. It's mean refers to the court. Judiciary, where does it refer? It refers judge, court. It's mean Supreme Court, judge, High Court. Okay, ये हमारा जज का इनसे रिलेट करते हैं। ये सब चीजें क्यों बनाई है? ये 3 चीजें अगर बनाया गया है तो क्यों बनाया? क्या हमारा इसमें बेनिफिट है? इसलिए बनाया क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी का पावर अलग कर रहा है। इस पावर अलग करने में सबसे बड़ा मोटिव ये है कि इसमें कोई किसी का पावर को ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करेगा, मिसयूज नहीं करेगा अपने अपने पावर्स का। अगर इनको पावर मिला है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है, संविधान भी बना है कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है, मिसयूज नहीं कर सकते। जैसे कि लेजिस्लेचर का जो पावर है, लेजिस्लेचर कौन है हमारे, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, पीएम, ठीक है, एमएलए, जो भी ये लोग हैं, इन लोग लेजिस्लेचर है, तो इनका रूल इनके में कोई काम नहीं आएगा। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये तो अलग है। यानी कि लेजिस्लेचर कभी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इंटरफेरेंसेस नहीं करेंगे और एग्जीक्यूटिव कभी लेजिस्लेचर और जुडिशरी में इंटरफेरेंसेस नहीं करेंगे। जुडिशरी कभी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में नहीं करेंगे। क्लियर? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका वर्क अलग है, पावर्स अलग है और इनके लिए संविधान भी बना है कि किसी के ऊपर किसी के मतलब पावर मिसयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे फोर्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल, सबके लिए, हर किसी के लिए फंडामेंटल राइट्स है, सबके अपने अपने राइट्स हैं, किसी एक का अकेले का नहीं, सबका राइट्स है। और जब ये फंडामेंटल राइट्स में तो सेक्शन, इसका नाम हुआ था कॉन्साइंस, ठीक है, इस सेक्शन का नाम था कॉन्साइंस। कॉन्साइंस जो था ये बनाया गया था नेशनल की, हर किसी के लिए, हर किसी के पास अपना राइट्स होगा, कोई किसी को दबा नहीं सकते किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी के पास हम कोई अथॉरिटी देते हैं और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज करने लगता है, वो किसी को भी दबाने लगता है। तो अथॉरिटी का होने का मतलब ये नहीं कोई किसी को दबा देगा। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो साथ में उनके साथ रूल्स भी रहते हैं कि उनका क्या क्या रूल्स है, उनके लिए भी संविधान बनाया जाता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये ऐसा है कि कोई किसी को दबाने नहीं देगा। एक पुअर पीपल के पास भी खुद के राइट्स हैं कि अगर वो राइट्स है तो वो कोई इसको झुका नहीं सकते, वो कितना भी रिच क्यों ना
क्यों ना वो कोई लेजिस्लेचर का हो, जुडिशरी का हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, इन लोग में से कोई भी हो, कोई उन्हें झुका नहीं सकते। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेजर और माइनॉरिटी। जब ये संविधान नहीं निकला था उससे पहले जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग थे उन लोगों ने एक्सप्रेस किया था कि उन्हें एक संविधान की जरूरत है अगेंस्ट मेजोरिटी। इट्स मीन दैट जो माइनॉरिटी, जिनकी छोटी ग्रुप होती है, जो छोटे होते हैं, जैसे कि दो एग्जांपल ले लेते हैं, मेजर और माइनॉरिटी। जिससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था मेजर और माइनॉरिटी के बारे में कि अगर कोई ग्रुप होती है और एक में संख्या ज्यादा और एक में कम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी को दबा दिया करते थे, है कि नहीं। तो ऐसा ना हो, सबका अपना अपना इंटरेस्ट, सबके अपने राइट्स हैं, ऐसा हो, इसलिए माइनॉरिटी ने क्या किया था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है अगेंस्ट मेजोरिटी। तो वो बात हुआ था, इसकी वजह से फंडामेंटल राइट, सबको हक था, वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, कोई किसी को राइट टू वोट तो कोई किसी को दबा ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हम आगे का पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इन्होंने गारंटी दिया माइनॉरिटी के राइट्स को मिलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि टू फोल्ड्स हैं हमारे यहाँ पे। फर्स्ट जो है, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ क्लेम दोज राइट्स। अगर कोई किसी को दबाता है तो हर सिटीजन के पास, उनके पास क्या है, पावर है कि वो उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि वो मेरा राइट्स है, ठीक है। और जो सेकंड उन्होंने कहा था राइट मस्ट बी ब्लाइंडेड अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ। अगर किसी को राइट्स मिला है, अगर किसी को अथॉरिटी मिली है तो उनके पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। और क्या है कि फंडामेंटल राइट्स था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन भी है जिसको कहा जाता है डिडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है सेक्शन के द्वारा। और डिजाइन किसने किया था, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जो 300 लोग के मेंबर्स थे, उन लोगों ने इसे बनाया था, इसे डिजाइन किया था। और ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म किया था उन्होंने। जो बैकवर्ड में छूटे हुए थे उन्हें लाया गया था आगे और उनको आगे बढ़ाया गया था। सबके इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाए थे और लॉ बनाया गया था, पॉलिसीज बनाया गया था। किसने बनाए थे, लॉ और पॉलिसीज, ताकि जो पॉवर्टी, जो गरीब लोग हैं वो भी साथ चल सके, उनके लिए भी राइट्स, लॉ सब कुछ बना और बैकवर्ड वालों को आगे लाया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आपका लास्ट टॉपिक है जो वो अभी करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा फीचर सर्कुलिज्म। A circular state in which the state does not officially promoted anyone reason of the state religion। religion में क्या था, religion मतलब ये होता है ना कि जैसे कि सर्कुलरिज्म मतलब ये है कि कहीं पे भी ऑफिशियली क्या है, हमारे देश को ऑफिशियली नहीं कहा गया कि कौन सा रिलीजन का है, इसको ऑफिशियली किसी रिलीजन से अटैच नहीं किया गया। ये इंडिया है, सिर्फ हिंदुस्तान से कहा गया। लेकिन अगर हम दूसरे किसी की बात करें, मलेशिया, अफगानिस्तान, तो इन सबको एक रिलीजन से जाना चाहता है, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, किसी के रिलीजन को छोटा बड़ा नहीं कहा गया है, सब इक्वल है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके नीचे भी पॉइंट्स है, अगर आप इसके नीचे पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट था। आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, चैप्टर फिनिश।